आज की वीडियो रहेगी क्लास 10th के लिए और क्लास 10th में करेंगे विज्ञान विषय को। और लेसन है जीव जनन कैसे करते हैं, ये 7th लेसन है। और आज हमने शुरू करना है कायिक प्रवर्धन। चलिए देखिए, ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। देखिए क्या करें, ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्तियां होगी, उपयुक्त परिस्थितियों में मतलब जो सही वातावरण में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं, नया पौधा बनाते हैं, उत्पन्न करते हैं। अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं। पर्तन, कलम अथवा रोपण। आपने वो देखा होगा, गुलाब के पौधे की कलम लगाते हैं। कलम अथवा रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। मतलब कायिक प्रवर्धन क्या है, जैसे वो कलम लगाना या रोपण करना, ये कायिक प्रवर्धन है। इसका उपयोग इसमें किया जाता है कृषि में। गन्ना, गुलाब, अंगूर इसके कुछ उदाहरण हैं। मतलब इनके कभी भी आपको जैसे गन्ना लगाना ना, तो गन्ना वो जो गन्ने का वो बीच में जॉइंट सा होता जा, मतलब ये ऊपर का हिस्सा नीचे का सही जॉइंट सा होता है ना गन्ने में, हाँ, इसको काट के लगा दो बस। ऐसे ही गन्ने में हाँ उगेगा। ऐसे गुलाब में लगाते हैं, गुलाब की डंडी लगाते हैं। अंगूर में आपने नहीं लगाया, अंगूर में भी ऐसा होता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प और फल कम समय में लगने लगते हैं। मतलब बीज से उगाओगे तो टाइम लगेगा और ऐसे लगाओगे तो जल्दी लगेगा। ये पद्धति केले में, संतरे के बागी के होते हैं ना, उनमें भी, गुलाब एवं चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज से उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। मतलब बीज वाले में तो टाइम लगता है और इनमें जल्दी लगता है। कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। कई बार अपने होते हैं ना, संतरा जैसे है, तो कोई किसी के बाग लगा हुआ संतरे का, तो मान लो कि उसके बाग के जो किन्नू है, संतरे की जगह किन्नू की बात करें, अपने गुरुनानगर में किन्नू है, तो किन्नू मीठे जो लगे हुए, मतलब किसी खेत में बहुत अच्छे मीठे लगे हुए, तो उसी पौधे से आगे कायिक प्रवर्धन से लगाओगे ना। कायिक, एक तो उसके बीज लगाना, अपने संतरे खा के उनकी जो बीज हैं वो लगाना, और एक कायिक प्रवर्धन मतलब कलम द्वारा लगाना, तो वो पौधा जल्दी लगेगा और उसके जो गुण है ना वो मैच करेंगे किसी मेन पौधे से। समझ गए? चलिए दोबारा देखो, कायिक प्रवर्धन एक बार फिर से। ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़ या तना या पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। मतलब आप जड़ से, तने से, पत्तियों से, बिना बीज के भी नया पौधा तैयार कर सकते हो। अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं। देखो जंतुओं में ऐसा नहीं होता, जंतुओं के विपरीत कुछ पौधे, एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन विधि की विधि के रूप में करते हैं। एकल पौधे यानी सिंगल पौधे से दूसरे पौधे का जन्म होना। आगे पर्तन, जैसे तुमने नाम सुना होगा, पर्तन, कलम अथवा रोपण जैसी। पर्तन हो गया एक, तो पर्तन के अलावा कलम और रोपण जैसे कायिक प्रवर्धन, ये कायिक प्रवर्धन है की तकनीक का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। किस में? गन्ने में कौन सा है? कायिक प्रवर्धन। गुलाब अंगूर में क्या है? कायिक प्रवर्धन। ठीक है। और विधियों के नाम कौन से हैं? पर्तन नाम हो गया, कलम नाम हो गया, रोपण नाम हो गया। इनके कुछ उदाहरण हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा लगाए गए पौधों में बीज से उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प और फल कम समय में लगने लगते हैं। मतलब तुम कलम लगाओगे ना, तो आपके पौधों में ना गुड मॉर्निंग पुष्प भी जल्दी लगेंगे, फल भी जल्दी लगेंगे। ठीक है। किससे लगाओगे? कलम से लगाओगे। और यह पद्धति देखो आज हमने शुरू किया है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में सिंपल से, आपने कभी गुलाब की डंडी से पौधा लगाते हुए देखा होगा? कलम लगाना। ठीक है। तो कलम लगाना जो होता है ना, या किसी टहनी से पौधा उगाना, कई बार होता है ना वो कट लगा के उस पर दिखाते रहते हैं। तो कायिक प्रवर्धन के अंदर जैसे कलम वगैरह लगाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब, चमेली इन पौधों में भी हम कौन सा यूज कर सकते हैं? कायिक प्रवर्धन। मतलब ये नहीं कि इनके पौधे बीज से नहीं लगेंगे, बीज से लगेंगे। बीज से तुमने मान लो घर पर संतरा लगा लिया, बीज घेर दिया, पौधा हुआ, और तुम कह रहे हो 4-5 साल हो गए इसके जी सर कुछ लग नहीं रहा, तो उसमें टाइम लगेगा बीज वाले में। लेकिन जो कलम काट के लाते हैं ना, जो बेचने आते हैं, वो रेडी वाले आते हैं ना, फूल और पौधे, उनसे खरीद के लगाना, और 2 सालों में उसके में तो हो सकता है कि वो लेके घूम रहा है, तो उसके मैं देखा था 2 साल का पौधा लेके घूम रहा था और उसके अमरूद लगा हुआ है, कई बार नींबू लगा हुआ है। बिल्कुल। तो वो कौन से टेक्निक यूज करते हैं? कायिक प्रवर्धन यूज करते हैं। तो
उगाने के लिए उपयोगी है कौन सा? केला, संतरा, गुलाब, चमेली उगाने के लिए उपयोगी है। जो बीज से उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। कायिक परिवर्तन का दूसरा लाभ यह भी कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के क्या होंगे? समान होंगे। जनक पौधे के समान का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अपने इस बेल्ट के अंदर, अपने हनुमानगढ़ गंगानगर के एरिया में आपको पता है किन्नू पौधे हैं, किन्नू लगते हैं ना। तो मान लो कि किन्नू का जो पौधा है उसे जो किन्नू लगे हुए हैं काफ़ी मीठे हैं मान लो, और तुम्हें ऐसे ही लगाना है तो कायिक परिवर्धन से लगा लो। कायिक परिवर्धन मतलब इसी की कलम काट लो, टहनी तोड़ के, हाँ टहनी वो मतलब करके उसको उपचारित करके लगाते हैं, वो इसी से तैयार करके और फिर एक पौधा तैयार कर लो, और उसके जो लगेंगे ना किन्नू वो भी सेम इसी की क्वालिटी के होंगे। तो कायिक परिवर्तन का मतलब कलम लगाना। गुलाब की कलम लगाते हो ना, बस वही है। अब आलू का देखते हैं। एक आलू को लेकर उसकी सतह का निरीक्षण कीजिए। इसमें कुछ गर्त दिखाई देते हैं। कई बार आलू उगा होता है ना, देखा होगा। हाँ, आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार काटिए कि कुछ में तो ये गर्त हो और कुछ में नहीं हो। एक ट्रे में रुई की पतली परत बिछाकर उसे गीला कीजिए। कलिका गर्त वाले टुकड़ों को की ओर तथा बिना गर्त वाले टुकड़ों को दूसरी ओर रख दीजिए। अगले कुछ दिनों में इन टुकड़ों में होने वाले परिवर्तनों का परीक्षण कीजिए। ध्यान रखिए कि रुई में नमी बनी रहे। वे कौन से टुकड़े हैं जिनसे हरे प्रहो तथा जड़ विकसित हो रहे हैं? तो वो आलू उगाया होगा तुम लोगों ने घरों में। ये जैसे पत्ती है देखो, कलिकाओं के साथ ब्रायोफिल्म की पत्ती, ये किसकी? ब्रायोफिल्म की पत्ती है। अब देखो इसमें क्या है, हाँ कह रहे कि इसी प्रकार ब्रायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित हो। देखो कोर पर कुछ कलिकाएं क्या हो रही है? विकसित हो रही है। ब्रायोफिल्म विकसित होकर मृदा में गिर जाती है तथा नए पौधे का विकसित हो जाते हैं। अब देखो मनी प्लांट का पौधा देखा आपने? यस सर। कह रहे कि एक मनी प्लांट लीजिए, इसे कुछ टुकड़ों में इस प्रकार काटिए, प्रत्येक में कम से कम एक पत्ती अवश्य हो। 2 पत्तियों के मध्य वाले भाग को कुछ टुकड़े रखिए। सभी टुकड़ों के एक सिरे को जल में डुबोकर रखिए तथा अगले कुछ दिनों तक उनका अवलोकन कीजिए। कौन से टुकड़ों में वृद्धि होती है, नई पत्तियां निकलती है, आप अपने परीक्षणों का क्या निष्कर्ष निकालते हैं? हालांकि पेपर में नहीं आएगा, थोड़ा सा पढ़ लिया तो अपने को अगला पढ़ने में मन करेगा। उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन क्या है? उत्तक संवर्धन तकनीक में पौधों के उत्तक तथा उनकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष वर्धमान भाग से पृथक कर पौधे उगाए जाते हैं। कैसे उगाए जाते हैं? दोबारा देखो किस तरह से पौधे उगाए जाएंगे। कह रहे कि उत्तक संवर्धन तकनीक है कोई, उत्तक संवर्धन तकनीक। इसमें पौधे के उत्तक, पौधे के मान लो ये पौधे के उत्तक अथवा उनकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। देखिए उत्तक संवर्धन तकनीक में पौधे के उत्तक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक में माध्यम में रखा जाता है, जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। कैलस को वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन के युक्त एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित करते हैं। पौधे को फिर मिट्टी में रोप देते हैं, जिससे वे वृद्धि कर विकसित पौधा बन जाता है। उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है। यानी उत्तक संवर्धन वह तकनीक है जिससे नए पौधे तैयार किए जाते हैं। दोबारा देख लो, ये प्रश्न आएगा उत्तक संवर्धन क्या है। ध्यान गौर करो यहाँ। उत्तक संवर्धन तकनीक में, इस तकनीक में क्या होता है? पौधे के उत्तक मतलब वो डंडी मान लो आप, ठीक है, उसको काट के पौधे के उत्तक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर, मतलब शीर्ष के वर्तमान भाग जो होता है ना, शीर्ष मतलब चोटी ऊपर वाला भाग है, काट कर जो भाग में पृथक कर पौधे उगाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है। जो इन कोशिकाओं को काट के किया अलग किया ना, उसको कृत्रिम माध्यम में रखेंगे, जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाओं का समूह बनाती है। मतलब उसमें पत्तियां वगैरह और आगे आने लग जाती है, जिसे कैलस कहते हैं। जो ये कोई समूह बनाती है ना, अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती है, उसे कैलस कहते हैं। कैलस को वर्धित अथवा विभेदन के हार्मोन युक्त अन्य माध्यम में स्थानांतरित करते हैं। पौधे को फिर मिट्टी में रोप देते हैं, जिससे वृद्धि कर विकसित पौधा बन जाता है, नया पौधा तैयार हो जाता है। उत्तक संवर्धन तकनीक से एक एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है। ये था उत्तक संवर्धन। आप इसको एक बार फिर से पढ़ लेना, याद कर लेना उत्तक संवर्धन क्या है। और मैंने देखो आपको
अच्छे से लेसन करवा दिए थे। ये 7वां लेसन है, छठा और 5वां लेसन बहुत अच्छे से करवा दिए। आप उनको पढ़ना शुरू कर दो। मैंने रोज़ाना कहा कि उसको किताब से पढ़ो और फिर पासबुक से पढ़ो। पहले किताब से पढ़ो, किताबें सबके पास है, फिर पासबुक से पढ़ो। और दोनों का पहले 5वें का टेस्ट और फिर छठे का टेस्ट लूँगा, और जब तक ये टेस्ट लूँगा तब तक 7वां हो जाएगा। समझ रहे हो? तो आज ही काम करोगे, 5वां लेसन पूरा ढंग से पढ़ोगे, बातें बाहर नहीं चाहिए। बीजाणु समासंग क्या होता है, कि क्या करते हैं बीजाणु समासंग क्या होता है, देखिए क्या होता है। पहले तो देखो बीजाणु समासंग का एग्जाम्पल देखो। राइजोपस में बीजाणु समासंग होता है। राइजोपस में क्या होता है, बीजाणु समासंग होता है। अब यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। अनेक सरल बहुकोशिक जीवों में विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती है। अनेक सरल कौन से जीवों में, बहुकोशिक जीवों की बात हो रही है। कौन से जीव, देखो एक कोशिक की नहीं बात हो रही है। एक कोशिक तो अमीबा है, जैसे एक कोशिक जैसे परामेशियम है। हम किसकी बात करें, बहुकोशिक की बात करें। किसकी बात करें, बहुकोशिक जीवों में विशिष्ट जनन संरचना पाई जाती है। क्रियाकलाप 7.2 में ब्रेड पर धागे के समान। क्रियाकलाप 7.2 तो कहाँ है, नीचे क्या, क्रियाकलाप 7.2 ये 2 ये 7.3 ये रहा। देखो 7.2 क्या है, डबल रोटी के एक टुकड़े को जल में भिगोकर ठंडे, नम और अंधेरे स्थान पर रखिए। ठीक है, ब्रेड होता है ना, ब्रेड की रोटी को एक टुकड़े को क्या करो, जल में गीला कर दो, ठंडे स्थान पर, नम स्थान थोड़ा गीलापन होना चाहिए स्थान, और अंधेरे स्थान पर रख दो। आवर्धक लेंस की सहायता से स्लाइस की तरह का निरीक्षण कीजिए। अपने 1 सप्ताह प्रेक्षण कॉपी का रिकॉर्ड कीजिए। मतलब उसमें क्या आएगा, तो उसमें वो लग जाएगी ना, फफूंद लग जाएगी वो, मतलब एक तरीके से जीवाणु हरे ग्रीन से हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि ये देखो क्या कह रहा है, क्रियाकलाप 7.2 में ब्रेड पर धागे के समान कुछ संरचनाएं विकसित हुई थी। मतलब जो ब्रेड है ना उस पर धागे जैसी, वो मतलब खानी नहीं चाहिए। देखो ये दिनों ब्रेड स्पष्ट कह रहा है, देखो ब्रेड पर धागे के समान कुछ संरचनाएं विकसित हो जाती है। वो अपने शरीर के लिए तो खराब ही है। यह राइजोपस का कवक जाल है। देखो ये क्या है, ब्रेड के ऊपर राइजोपस का कवक जाल है। कवक है ये जनन के भाग नहीं है, परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ गोल संरचनाएं जनन में भाग लेती है। ऐसा कई बार ना मूंगफली खा रहे होते हैं ना, मूंगफली, तो एक आधी मूंगफली इतनी खराब सी आ जाती है, मुंह इतना गंदा हो जाता है, तो वो भी ये कवक कह रही है, जुगाड़ी है। देखो कह रहे कि परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ मतलब गोल संरचनाएं जनन में भाग लेती है। ये गुच्छ विषाणु धानी है, जिसमें विशेष कोशिकाएं बीजाणु पाए जाते हैं। चित्र 7.6 देख लो, ये रहा। ठीक है, ये बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में इसकी क्या करती है, ये देखो मोटी भित्ति है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में इसकी क्या करती है, रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आने पर ये वृद्धि करने लगते हैं। अब तक जनन की जिन विधियों में हमने चर्चा की, उन सभी में नई पीढ़ी का सृजन केवल एकल जीव द्वारा होता है। इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। देखो एकल जीव, क्या 2 पौधे थे, ऐसे तो नहीं कहा ये नर पौधा या ये दूसरे वाला मादा पौधा, अलग अलग तो नहीं कहा, लेकिन एकल जीव है। और एकल जीव से जो भी मतलब नया पौधा बना था एक ही जीव से, वो क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन। मतलब हमने दूसरा पौधा नहीं शामिल किया। ठीक है, मतलब जैसे मनुष्य में बच्चे का जन्म होगा तो एक नर होगा एक मादा होगी, 2 का होना जरूरी है। पर यहाँ हमने सिर्फ क्या लिया, एक सिंगल ट्री लिया, हमने दूसरे पौधे की तो बात ही नहीं की। ठीक है, जब एकल जीव द्वारा क्या हो, एकल जीव से कोई मतलब पीढ़ी आगे बढ़े, ठीक है, आगे पीढ़ी बढ़े एकल जीव से, तो उसे कैसा जनन कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। मतलब अलैंगिक जनन में एक ही पौधा होता है। अभी बीजाणु समासंग में फिर पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा और समझ में आ जाएगा आपको। अनेक सरल बहुकोशिक जीवों में, बहुकोशिक जीव का मतलब हुआ जिनमें कोशिकाएं क्या हो, बहुत सारी हो, में भी विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती है। क्रियाकलाप 7.2 में अपने पढ़ा था, ब्रेड पर धागे के समान कुछ संरचनाएं विकसित हुई थी। और ये संरचनाएं क्या है, राइजोपस का क्या है, कवक जाल है। किसका जाल है, राइजोपस का कवक जाल। ये आप घर पर भी देख सकते हो, 3-4 दिन की कोई पुरानी ब्रेड पड़ी हो, गिल्ली हो, आजकल सर्दी है ना तो गिल्ला बना आजकल ज़्यादा डर रहता है। ये जनन के भाग नहीं है, ये जनन के भाग नहीं है। ताज़ा ब्रेड लिया करो, कई दुकान वालों को माल नहीं बिकता, पड़ी रहती है 10-10 दिन की, मत लिया करो। ठीक है, तो वो बेचने आते हैं, ब्रेड ले लो, डेट होती है, एक्सपायरी डेट होती है, उस पर तारीख लिखी थी। परंतु देखो ये जनन के भाग नहीं है, परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म
ऊर्ध्व तंतुओं मतलब ये ऊर्ध्वाधर है, ये क्षैतिज जैसे हो गए, खड़े तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ गोल संरचनाएं जनन में भाग लेती है। ये गुच्छ क्या है? बीजाणुधानी है जिसमें कोई विशेष कोशिकाएं और अथवा बीजाणु पाए जाते हैं, जैसे चित्र 7.6 में दिखा रहा है। ये बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी क्या करती है? रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आने पर ये क्या करते हैं? वृद्धि करने लगते हैं। अब तक जनन की जिन विधियों पर हमने चर्चा की है उन सभी में नई पीढ़ी का सर्जन कैसे हुआ है? नई पीढ़ी कैसे बनी है? केवल एकल जीव से। 2 जीव थे, नई पीढ़ी कैसे बनी है? केवल एकल जीव से। और इसे ही क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। मतलब जिनमें एकल जीव है वो अलैंगिक जनन है, और जिनमें 2 जीव होंगे वो क्या होंगे? लैंगिक जनन होंगे। जैसे मानव है तो वो किस में आएगा? अलैंगिक में आएगा या लैंगिक में? लैंगिक जनन में आएगा। ठीक है, समझ में आया कुछ? आगे देखो, प्रश्न है कुछ जो आपको अब याद करने। क्या क्या? द्विखंडन बहुखंडन किस प्रकार भिन्न है? ये आपको पासबुक खोल के याद करने। किताब में लेसन पढ़ोगे, इसको पासबुक खोल के पढ़ोगे। ठीक है, हाँ भाई। तो फर्स्ट पर्सन आप याद करोगे किससे? पासबुक से याद करोगे। किताब से तो लेसन से समझ में आ जाएगा, पर याद किस में से करोगे? पासबुक में आपके पास है, सभी पास। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है? दूसरा प्रश्न। तीसरा, क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चले कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं? चौथा, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? और 5वां, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? और ये सारे हमने पढ़ लिए अच्छे से। डीएनए वाला पढ़ लिया, प्रतिकृति फोटोकॉपी वाला। हाँ, पीछे आ गया ये सारे प्रश्न। नहीं, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है, ये अपना जनन कर लिया कंप्लीट। अब अपना कौन सा? अलैंगिक जनन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अपने शुरू करेंगे किसमें? लैंगिक जनन। और आपको ये जो भी वीडियो है इस लेसन की 3-4 वीडियो आज सारी मिल जाएगी आपको। और हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी विद एसके वर्मा या अभिकल्प इंस्टीट्यूट, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का क्या मिलता रहे, नोटिफिकेशन। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।